यहां तक पढ़ा था। चालकता का एसआई मात्रक यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। विशिष्ट चालकता तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोग यहां से पढ़ेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन तुमको देगा कि अगर किसी चालक तार को, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में, चालकता के बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में और विशिष्ट चालकता के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में, चालकता के बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में और विशिष्ट चालकता के बारे में। ये 4 टॉपिक हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लियर किया था। प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, चालकता को G से, G इज इक्वल टू 1/R होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं और विशिष्ट चालकता को सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो होता है। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो होता है। अब देखिए, कहते हैं अगर किसी चालक तार को, अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x गुना होगा। फॉर एग्जाम्पल R बराबर फॉर्मूला होता है रो L/A। अगर इसको आप 2 गुना कर दीजिएगा तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, इसको 4 गुना कर दीजिएगा तो 4 गुना हो जाएगा, इसको 5 गुना कर दीजिएगा तो 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर किसी चालक तार के प्रतिरोध को, अगर किसी चालक तार की लंबाई को, अगर किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। इसको 4 गुना कर दोगे तो ये भी 4 गुना, इसको 5 गुना तो इसको ये भी 5 गुना, इसको अगर x गुना कर दोगे तो ये भी x गुना हो जाएगा। लेकिन अगर किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर x गुना कर दोगे तो प्रतिरोध x² गुना हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी x गुना हो जाएगा, और अगर किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x² गुना हो जाएगा। आप बोलोगे वो कैसे? तो जब किसी चालक तार को आप खींचते हो, ये मान लो ये चालक तार है, इसको खींच के आप लंबा कर देते हो, ये खींच दिया। खींचने के बाद सर लंबाई तो बढ़ जाती है लेकिन आयतन वही रहता है, क्योंकि लंबाई बढ़ता है चौड़ाई घटता है, आयतन वही रह जाता है। इसीलिए कहते हैं जब खींचातानी करेंगे ना तो 2 का 4, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। अगर खींचातानी नहीं करते हैं तो 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5। यानी अगर किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। अगर किसी चालक तार की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी 4 गुना हो जाएगा। किसी चालक तार की लंबाई को 5 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी 5 गुना हो जाएगा। और अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x गुना हो जाएगा, और अगर खींचकर x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x² गुना हो जाएगा। तुम खाली ध्यान ये रखना कि अगर क्वेश्चन खींचातानी करे, सबको नमस्कार है, मुन्ना जी, चंद्रशेखर शाही जी, सबको नमस्कार है। अगर x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x गुना होगा, खींचातानी करेगा करके x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x² गुना हो जाएगा। कहते हैं अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x गुना हो जाएगा, और अगर खींचकर x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x² गुना हो जाएगा। अगर कहते हैं अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x गुना हो जाएगा, और खींचकर x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x² गुना हो जाएगा। अगर क्वेश्चन खींचातानी करें तो 2 का 4, 3 का 9, 5 का 25, 6 का 36 हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रतिरोधों के समूहन पर। प्रतिरोधों का समूहन 2 तरीके से किया जाता है। देखो, एगो है श्रेणी क्रम समूहन,
एक वो है समानांतर क्रम समूहन। प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम समूहन और एक समानांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन की अगर हम बात करें, श्रेणी क्रम समूहन की अगर हम बात करें तो श्रेणी क्रम समूहन में एक के बाद दूसरा श्रेणी में रहता है। समानांतर क्रम समूहन की अगर हम बात करें तो इसमें दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में रहते हैं। ये हो गया सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज में अगर हम बात करें, ये मान लो पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है, बैटरी से जोड़ दिया। अब मामला यह है कि सीरीज में अगर धारा की बात करें हम, तो धारा ई पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा तो करंट का मान हर जगह समान होगा। लेकिन अगर ये मान लो R1 है और ये R2 है, यहां से यहां तक का वोल्टेज V1 होगा और यहां से यहां तक का वोल्टेज V2 होगा। यहां से यहां तक का वोल्टेज V1 और यहां से यहां तक का वोल्टेज V2 होगा। और इसमें अगर हम I धारा प्रवाहित करते हैं तो अगर I धारा प्रवाहित करते हैं तो इधर ये R1 है और ये R2 है, तो इधर से मान लो अगर I1 जाएगा तो इधर से मान लो तब I2 जाएगा, और वोल्टेज लेकिन इसमें समान होता है। अब देखो सीरीज में अगर हम बात करें तो इसमें वोल्टेज अलग अलग होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है लेकिन धारा का मान समान होता है। और जब समानांतर में बात करोगे तो समानांतर में वोल्टेज समान होता है, और धारा अलग अलग होता है। अब देखो अगर हम श्रेणी में बात करें तो श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग होता है, धारा समान होता है। अगर हम समानांतर में बात करें तो इसमें वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होता है। अब मामला यह है कि आपको ये ध्यान में कैसे रहेगा। आप देखिए यहां वोल्टेज समान है तो यहां वोल्टेज अलग अलग है, यहां अगर धारा अलग अलग है तो धारा यहां समान है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि समानांतर में वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होता है। इसका उल्टा वहां होता है, समानांतर में जो है वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होता है। समानांतर में वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होता है। समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। 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 और श्रेणी में जो होता है वो वोल्टेज अलग अलग होता है, धारा समान होता है। समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। इस सर बहुत जगह काम करेगा, पूरे के पूरे इलेक्ट्रीशियन में मेरी जान। आदित्य रिफ्रेश इट, पूरे के पूरे इलेक्ट्रीशियन में ये काम करेगा, ये फैक्ट। इसलिए इसको एकदम प्रॉपरली ध्यान में रखो कि समानांतर में वोल्टेज का मान समान होता है, धारा अलग अलग होता है। समूहन क्या है? समूहन का मतलब ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग का मतलब एक से अधिक। तो देखो यहां एक से अधिक है, यानी 2 है, 3 है, 4 है। वेरी गुड। चंद्रशेखर जी का कहना है समूहन क्या है। अब देखो कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन की अगर हम बात करें, श्रेणी क्रम समूहन में सर वोल्टेज समान होगा, समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। और श्रेणी क्रम समूहन की अगर हम बात करें तो वोल्टेज अलग अलग, धारा समान। वोल्टेज अलग अलग, धारा समान। अब देखो
समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। समानांतर में हम यहीं रुकेंगे सर 1 मिनट और। समानांतर में वोल्टेज समान, इसीलिए घर में देखना पैरेलल में ग्रुपिंग, बल्ब वगैरह पंखा सब कुछ लगाया जाता है कि कितनों लगा दोगे तो वोल्टेज तो समान रहेगा, क्योंकि सब पैरेलल में लगा हुआ है। तो समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान, इस फैक्ट का यूज हम बहुत जगह करने वाले हैं, इसलिए इसको एकदम प्रॉपरली देखना। समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग, 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 और श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग, धारा समान। समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान। अब देखो, जब यहां से हम ग्रुपिंग का और आनंद लेंगे, यहां पर आर समतुल्य जो होगा, यहां आर समतुल्य जो होगा वो R1 प्लस R2 होगा। यहां पर जो R समतुल्य होगा 1/R समतुल्य बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2। यहां पर 1/R समतुल्य बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, when you are going to solve this equation, then you will get 1/R equivalent is equal to R1, R2 is the LCM, and this one is the R2 plus R1. This is the value of 1/R equivalent. When you want R equivalent, then the value is R1 R2 बटा R1 प्लस R2। वन बाय आर समतुल्य इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बटा R1 R2, देन यू विल गेट आर समतुल्य। आर समतुल्य जब हम लोग निकालेंगे तो इसको पलटी मार देंगे, पलटी मार देंगे तो ये ऊपर चल जाएगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2। अब देखो, कहते हैं कि ग्रुपिंग सीरीज और पैरेलल दो ग्रुपिंग होता है, एगो मिक्स भी होता है। मिक्स में कुछ सीरीज कुछ पैरेलल होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक समानांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन में सर ये दोनों जुड़ जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। और समानांतर क्रम समूहन की अगर हम बात करें तो ये 1/R समतुल्य इज इक्वल टू हो जाएगा। इसमें वोल्टेज का मान समान होता है, धारा अलग अलग होता है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो अगर 2 गो रहेगा तो सीधा ये वैल्यू यूज करेंगे, R समतुल्य इज इक्वल टू R1 R2 बटा R1 प्लस R2। अगर 2 रहेगा तो सीधा ये यूज करेंगे, R समतुल्य इज इक्वल टू R1 R2 बटा R1 प्लस R2। 3 रेजिस्टेंस अगर रहेगा, कमेंट्स चल रहा है, रणधीर जी आपका कमेंट्स आ रहा है, विवेक जी आपका कमेंट्स आ रहा है, युगल जी आपका कमेंट्स आ रहा है। अगर 3 रेजिस्टेंस होता तो यहां R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते, 4 रहता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर देते, और यहां अगर 3 रहता तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 हो जाता। और यहां 1/R समतुल्य इक्वल टू R1 R2 ई, जब अधिकतर तुमको द्विगो में ये यूज करना होता है, तो यहां पर तुम ये अगर 3 गो रहेगा तब तो कोई उपाय नहीं है, 1/R समतुल्य इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 कर देना। लेकिन अगर 2 गो रहेगा ना तो ये डायरेक्ट तुम यूज करना पैरेलल में। अगर पैरेलल में 2 गो तुमको दिखे कहीं पर भी, ये ऐसा और ये ऐसा दिखे, ये R1 है और ये R2 है, और पैरेलल में कहीं पर भी तुमको दिखे, तो खट से R समतुल्य इज इक्वल टू R1 R2 बटा R1 प्लस R2 यूज कर लेना। ठीक है, R समतुल्य इज इक्वल टू R1 R2 बटा R1 प्लस R2 यूज कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। देखिए, कहने का मतलब यह हुआ कि अधिकतर इसका यूज होना है, इसलिए हम बोले कि अगर 2 पैरेलल होगा तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2, R1 R2 बटा R1 प्लस R2।
सीरीज में तो कहीं कोई दिक्कतें नहीं है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना यूज करना है कर लो। अब देखो, एक होता है प्रतिरोधों को दो तरीके से ग्रुपिंग किया जाता है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल, श्रेणी क्रम समूहन। अब देखो इसको डिफाइन भी थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं हम लोग। जैसे अगर हम सीरीज ग्रुपिंग की बात करें तो सीरीज ग्रुपिंग में अगर मान लो ये एक रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये R1 है और ये R2, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। अब देखो इसका ग्रुपिंग कैसे करते हैं। कहते हैं इसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। ध्यान दो, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। और इसमें आरपी में पी पैरेलल है, इसमें दो प्रतिरोधों का सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। अब देखो हमने कहा इसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसमें कहते हैं पैरेलल में, इसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। कहते हैं इसमें श्रेणी क्रम समूहन, जो कि ऐसा होता है, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। कहते हैं इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यही क्रम आगे तक रहता है। आपके सामने इसमें हमने कहा था कि वोल्टेज इसमें अलग अलग होता है। देखो इसमें वोल्टेज अलग अलग है, धारा का मान समान है। यहां अगर V1 है तो यहां पर वोल्टेज जो हो जाएगा वो V2 हो जाएगा, और करंट का मान हर जगह IA होगा। हर जगह करंट का मान I होगा, क्योंकि करंट का मान हर जगह इसमें समान होता है। तो कहते हैं इसमें R बराबर R1 प्लस R2, ये R1 ये R2 है। इसमें धारा समान होता है तथा वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। यह ओम के नियम के अनुसार होता है। ओम के नियम के अनुसार होता है, क्या होता है तो भैया धारा का मान हर जगह समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। अब आते हैं समानांतर में। समानांतर में क्या होता है सर, ये इसमें अगर 1 2 3 कितनों जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे या 3 को जोड़ेंगे। इसमें ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इसमें सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ, सभी का प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। कहते हैं इस समूहन में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। इस सेल एंड बैटरी में नहीं पढ़ाए थे, सेल एंड बैटरी में कहां से आ जाएगा। उसमें सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग सेल और बैटरी का भी होता था, और इसका भी होता है, कैपेसिटर का भी होता है, इंडक्टर का भी होता है। सीरीज में सर वोल्टेज कैसे निकालेंगे अभिमन्यु जी, तो हम बात करेंगे, क्वेश्चन में जाएंगे तो एकदम आपकी सेवा कर देंगे हम। इसमें देखिए अगर यहां से I करंट गया है, I करंट गया है तो इससे प्रवाहित होगा तो ये I1 हो जाएगा, इससे प्रवाहित होगा तो ये I2 हो जाएगा।
ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा और यहां से निकल कर आएगा I। ये हो जाएगा 1/R समतुल्य इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। R बराबर हो जाएगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2। इसमें वोल्टेज का मान समान तथा विद्युत धारा अलग अलग होता है। इसमें वोल्टेज का मान समान तथा विद्युत धारा क्या होता है, अलग अलग होता है। खाली ई लाइन जरूर याद रखना मेरी जान, न तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये लाइन, इसमें वोल्टेज का मान समान और धारा का मान अलग अलग होता है। इस पर तुमको सवाल दे देगा डायरेक्ट, इसको कर देगा ऐसा, ये दे देगा 5 ओम, ये दे देगा 6 ओम, अब कहेगा बताओ समतुल्य कितना, तो खट से R बराबर लिख देंगे, R समतुल्य बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2। R1 की जगह 5 है तो R1 R2 यानी 5 गुना 6 अब बटा R1 प्लस R2 यानी 5 प्लस 6, ये हो जाएगा 30/11। सॉल्व कर देंगे आंसर। वोल्टेज कैसे निकालेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे सर, एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है। खाली आप ये ध्यान में रखिए अभी कि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होता है। अब आते हैं चला व्हीटस्टोन ब्रिज पे। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? What is Wheatstone Bridge? इसका नाम है सर व्हीटस्टोन ब्रिज। करता क्या है? यह अज्ञात प्रतिरोध को नापता है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई तार मिल गया और उसका आपको प्रतिरोध नापना है, तो उस अज्ञात प्रतिरोध को नापने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब देखिए कहता क्या है, मान लीजिए कि ये तार आपको मिल गया और इसका प्रतिरोध आपको नापना है, तो कैसे आप नापिएगा? मान लीजिए ये तार P है, इसका प्रतिरोध आपको नापना है, तो इसके लिए आपको एक ऐसा सेटअप में जाना होगा। ये एक ऐसा सेटअप में आपको जाना होगा, ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है, ये मान लीजिए R है और ये मान लीजिए S है, और ये गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा है। गैल्वेनोमीटर है, अगर इससे प्रवाहित धारा का मान 0 होगा, इससे प्रवाहित धारा का मान अगर 0 होगा, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान अगर 0 होगा, तो एक फॉर्मूला होता है। अगर ये मान लीजिए P हम यहां लगा दिए हैं, Q, S और R ये 3 प्रतिरोध आपको ऑलरेडी पता है, तब P का मान आप पता कर सकते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 होगा, तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये संतुलन की अवस्था में होगा। और तब एक कंडीशन है, अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा 0 है, अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा 0 है, अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 है, धारा का मान 0 है, अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 है, तो ब्रिज संतुलन में होता है। तो ब्रिज संतुलन में होता है, और इस स्थिति में P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। देखो प्रिया रंजन जी, आपका भी कमेंट्स आ रहा है। इलेक्ट्रिशियन की बुक तब तक नहीं छपेगी जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा, लॉकडाउन के खुलते ही बुक छप जाएगी, गौर फरमाइएगा। कहते हैं अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 हो, ये जो गैल्वेनोमीटर है अगर इससे प्रवाहित धारा का मान 0 हो, अगर इससे प्रवाहित धारा का मान 0 हो, अगर एक ऐसा सेटअप हम बना दें और गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 हो, तो ये ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा, और इस अवस्था में P/Q इज इक्वल टू R/S होगा।
इस अवस्था में P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S होगा। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा तो P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S होगा, और ब्रिज जब संतुलन की अवस्था में होगा तो गैल्वेनोमीटर जो ये लगा हुआ है बीच में, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को नापता है, इससे प्रवाहित धारा का मान 0 होगा। अगर इससे प्रवाहित धारा का मान 0 होगा तो ये कंडीशन होगा, और अगर ये कंडीशन होगा तो इससे प्रवाहित धारा का मान 0 होगा। यानी बाप होगा तो बेटा होबे करेगा, और बेटा होगा तो बाप होबे करेगा। अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 हो और ये ब्रिज संतुलन की अवस्था में हो तो ये कंडीशन होगा, और अगर ये कंडीशन होगा तो ये ब्रिज संतुलन में होबे करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, केल्विन ब्रिज भी बताएंगे सर अभिमन्यु जी क्या कहते हैं। इसका काम है, इसका मतलब अज्ञात प्रतिरोध को निकाल देना। कहते हैं यह एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की युक्ति है। P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S। P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S। अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 हो तो ब्रिज संतुलन की अवस्था में, सेतु का मतलब होता है ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा, और P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S होगा। या इसी को यहां R ले आओ, यहां Q ले आओ, तो P बटा R इज इक्वल टू Q बटा S होगा। जैसे लिख लो, ये ऐसे है। अगर यहां P है और यहां आपका P बटा Q है, और यहां R है और यहां S है, और ये गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 है, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान अगर 0 है तो P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S कर दो, या P बटा R इज इक्वल टू Q बटा S कर दो। जो तुमको दिल करता है वो कर सकता है। केल्विन ब्रिज भी आगे सर आपको पढ़ना है, एकदम टेंशन नहीं, आपको सारा ब्रिज पढ़ना है। इसके अलावा आपको 7 गो ब्रिज और पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में खाली जानना है। ऑपरेट कैसे होता है वो हायर एजुकेशन में हम लोग जानते हैं, उसके बारे में खाली जानना है कि वो क्या नापता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 हो तो सेतु संतुलन की अवस्था में होता है, और इस अवस्था में P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S होता है। P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S होता है, जहां ब्रिज से प्रवाहित धारा का मान 0 होता है। अब आते हैं सर पावर पे। व्हाट इज पावर? अन्य ब्रिज के बारे में भी हम सर बात करेंगे। एक होता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और एक होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहां जो पावर होता है इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। ओम का नियम अगर हम लगा देते हैं, V इज इक्वल टू IR, तो V इज इक्वल टू IR लगा देंगे तो I इंटू R इंटू I, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होगा। यहां अगर V बराबर हम खाली IR लगा देते हैं तो I स्क्वायर R होगा। P बराबर V और I के जगह V बाय R लगा देते हैं, क्योंकि ओम के नियम से I इज इक्वल टू V बाय R। यहां से जब लगा देंगे तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाय R। P इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाय R। यानी 3 फॉर्मूला है। P इज इक्वल टू VI है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R है। कहने का मतलब यह हुआ कि पावर में अगर वोल्टेज और करंट दिया हुआ रहे तब पावर का ये फॉर्मूला लगेगा, करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। शक्ति का एसआई मात्रक तो सब जानता है, एसआई मात्रक वाट है, और व्यवहारिक मात्रक जो होता है, व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है HP। कहते हैं शक्ति, एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। P इज इक्वल टू होता है VI, P इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाय R, चूंकि V बराबर होता है IR और I बराबर होता है V बाय R।
ये तीन फॉर्मूला पे सर न्यूमेरिकल खूब पूछा जाता है, इसलिए तीनों फॉर्मूला को एकदम याद रखें। पी बराबर वी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर। हम न्यूमेरिकल आगे सॉल्व भी करवाएंगे सर, तो आपको पता चलेगा। कहते हैं इसका एसआई मात्रक वाट होता है, सबको पता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? एक एचपी बराबर 746 वाट। एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर 735.5 वाट। और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1.34 एचपी। ये आपको किलोवाट आवर और एचपी में ये संबंध है, इसको ध्यान में रखना है। और एक एचपी बराबर 746 वाट। एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर होता है 735.5 वाट। एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर होता है 735.5 वाट। अब कहते हैं धारिता। व्हाट इज धारिता? क्या है ये धारिता? देखिए, एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। अब C इज इक्वल टू Q बाई V होता है तो एकांक विभव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को धारिता कहते हैं। देखो, जैसे हम लोग कहते हैं दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है चला बल बटे क्षेत्रफल। अब दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हम लोग कहते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक विभव उत्पन्न करने के लिए, वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को धारिता कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। आप कहिएगा कैसे? अगर ये बैटरी है, अब बैटरी जितना ज्यादा चार्ज होगा, यानी जितना ज्यादा इसमें आवेश होगा, यानी जितना ज्यादा इसमें Q होगा, उतना ज्यादा ये वोल्टेज होगा। नहीं कहते बैटरी में बाप रे बड़ी ज्यादा वोल्टेज है, बहुत बढ़िया चार्ज है। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, यानी जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। और समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आता है Q बराबर CV। समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आता है समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो यहां से कांस्टेंट आएगा Q इज इक्वल टू CV। यहां से C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। कहते हैं जितना ज्यादा बैटरी चार्ज होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो C आ जाएगा। C एक कांस्टेंट है जिसको हम धारिता कहते हैं। C बराबर हो जाएगा Q बाई V। देखो, किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है, अर्थात C बराबर Q बाई V विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा धारिता कहलाती है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसका विभव V से बढ़ता है तो Q समानुपाती हो जाएगा V के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा Q बराबर CV। C बराबर Q बाई V, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। किसी का कमेंट सब दिखेगा नहीं, सिर्फ आप अपना कमेंट्स देख सकते हैं। यहां C एक नियतांक है जिसे चालक की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। अब इसका अगर यूनिट की बात करोगे तो इसका यूनिट भी होता है C बराबर, चूंकि Q बाई V है तो C बराबर Q बाई V है तो C बराबर Q का हो गया कूलम्ब और V का हो गया वोल्टेज। Q का हो गया कूलम्ब और V का हो गया वोल्टेज। ये हो जाएगा, कूलम्ब को C से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को V से। कूलम्ब पर वोल्ट हो जाएगा, इसको हम फेराड भी कहते हैं। तो फेराड को शॉर्ट में हम लोग F भी लिखते हैं।
इसका व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफेराड होता है। जैसे सर दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, जबकि व्यवहारिक मात्रक किलोमीटर होता है। हम लोग कभी मीटर का यूज नहीं करते, व्यवहार में हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं। वैसे ही इसका व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफेराड है और 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फेराड होता है। तब इसका एक यूनिट हो गया कूलम्ब पर वोल्ट। कूलम्ब पर वोल्ट को ही हम फेराड कहते हैं। जैसे 12 केले बराबर 1 दर्जन, वैसे कूलम्ब पर वोल्ट बराबर फेराड। अब 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10⁻6 फेराड होता है। 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10⁻6 फेराड होता है। माइक्रो के जगह पर 10⁻6 ले आएंगे। माइक्रो के जगह पर 10 टू द पावर कितना ले आएंगे? -6 ले आएंगे। अब कहता है इसका SI मात्रक कूलम्ब पर वोल्ट। यह एक अदिश राशि, अदिश इसलिए क्योंकि नियतांक है, कांस्टेंट की कोई दिशा नहीं होता है। इसका व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड बराबर 10⁻6 फेराड होता है। 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10⁻6 फेराड होता है। अब देखो, अब एकदम आराम से जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक तो यहां हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रतिरोध, प्रतिरोध का उल्टा चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x गुना हो जाएगा, अगर खींचकर x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x² गुना हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल को पढ़ा। सीरीज और पैरेलल को पढ़ा। सीरीज और पैरेलल में हम लोगों ने पढ़ा कि सीरीज में जो है वोल्टेज अलग अलग होता है, धारा समान होता है, और पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर हम बात करें तो अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 हो तो ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा, अर्थात P/Q इज इक्वल टू R/S, या अगर P/Q बराबर R/S होगा तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा यानी बीच वाला से प्रवाहित धारा का मान 0 होगा। ये तो क्वेश्चन में हम जाएंगे तो आपको वहां भी बता देंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका 3 फॉर्मूला, P बराबर VI, P बराबर I² R, P बराबर V²/R। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा धारिता। धारिता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा एकांक विभव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को धारिता कहते हैं। C बराबर Q/V। इसका SI मात्रक अगर बात करोगे तो कूलम्ब पर वोल्ट। Q/V, Q का कूलम्ब, V का वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट। कूलम्ब पर वोल्ट को फेराड कहते हैं। इसका व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10⁻6 फेराड। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में यहाँ के बाद। थैंक यू वेरी मच।